लक्ष्य और इच्छा, सपने, इनमें फर्क होता है। सपने हमेशा ही वास्तववादी नहीं हो सकते। यदि हम कुछ पाने की ठान लें पर उस पर कुछ काम ही न करें, या वो बात शुरू से हमारे लिए नामुमकिन ही हो, तो वो केवल एक इच्छा बनकर रह जाती है। फिर लक्ष्य किसे कहा जाता है? यदि ऐसी कोई चीज हो जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या वो हमारे लिए संभव है? क्या उसके लिए आवश्यक सामग्री, ज्ञान आदि हमारे पास है? क्या उसकी प्राप्ति के लिए जरूरी कष्ट उठाने की हमारी क्षमता, तैयारी है? और क्या वैसा अवसर हमारे पास है? इन सारी बातों का ब्यौरा लिया जाए और फिर उस चीज को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करते हुए उस दिशा में ठोस कदम उठाए जाए, तो उसे लक्ष्य कहते हैं। व्यक्तिगत विकास का पहला कदम है अपना लक्ष्य निश्चित करना। हमारे निश्चित किए गए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल हम ही जिम्मेदार होते हैं। उसकी जिम्मेदारी हम किसी दूसरे पर नहीं सौंप सकते, क्योंकि लक्ष्य हमारा है और उसके लिए आवश्यक काम भी हमें ही करना है। सफलता एवं असफलता दोनों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। इस बात का एहसास हमारे लिए आवश्यक है। सफलता का श्रेय खुद लेकर असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होता। सत्र 6 लक्ष्य और रुकावटें में आप सभी का स्वागत। इस सत्र में हम समझेंगे लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व, निर्धारित लक्ष्यों की विशेषताएं, अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म और दूरगामी यानी लॉन्ग टर्म लक्ष्य, लक्ष्य तक पहुंचने में आने वाली सामान्य रुकावटें। लक्ष्य की बात चले और अर्जुन का नाम ना आए, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। महाभारत की बहुत प्रसिद्ध कहानी जो हम सभी ने सुनी हो, एक बार फिर सुनेंगे। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को लेके जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास करने निकल पड़े। उन्होंने एक तालाब के किनारे हुए पेड़ पे एक लकड़ी की मछली टांग दी और सभी शिष्यों को बोला कि मछली का प्रतिबिंब नीचे तालाब में दिख रहा है। उस प्रतिबिंब में देख के ऊपर टंगी हुई मछली की आंख को तीर से मारना है। पहले शिष्य जब सामने आए तब द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा,
आपको क्या दिख रहा है? नीचे देखे प्रतिबिंब को देख के पहले शिष्य ने बोला, मुझे आकाश दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है। तब द्रोणाचार्य ने बोला, आप बाजू हट जाओ। दूसरे शिष्य आए, उनको द्रोणाचार्य ने वही सवाल वापस पूछा। वे बोले, मुझे पक्षी दिख रहे हैं, कुछ पर्वत दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है। फिर से द्रोणाचार्य ने बोला, आप भी बाजू हट जाइए। फिर आए अर्जुन। अब द्रोणाचार्य ने वही सवाल अर्जुन को पूछा। अर्जुन ने बोला, मुझे सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही है। तब द्रोणाचार्य ने बोला, चलाओ अपना तीर। फिर अर्जुन ने एक ही दम में मछली की आंख में तीर मार दिया। तो ये थी अर्जुन की कहानी। अर्जुन ये क्यों कर पाए? क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ मछली की आंख पे था। उनको मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ किस लिए हूँ, इन सभी चीज़ों की बहुत ही क्लैरिटी थी। इसीलिए मछली की आंख के सिवा अर्जुन को और कुछ भी नजर नहीं आया। हम सभी को बहुत कुछ करने की उम्मीद रहती है, हम बहुत सपने देखते हैं, लेकिन क्या हम हमारे सभी सपने सच कर पाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते? और एक कहानी सुनते हैं, त्रीन हांग की कहानी। त्रीन हांग एक 25 साल की लड़की है जो 7 साल से सैन फ्रांसिस्को के एक अकाउंटेंसी फर्म में काम करती है। त्रीन हांग को अपने उदर निर्वाह के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे उस काम में कुछ आगे प्रगति नहीं नजर आ रही। तो वो सोचती है कि मुझे अकाउंटेंसी में कुछ डिग्री हासिल करना ज़रूरी है। अब त्रीन हांग सोचती है कि मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। ये सोच के वो खुद को कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। अब कॉलेज के पहले दिन त्रीन हांग की सोच कुछ बदल जाती है। वे सोचने लगती है, क्या ये काम और मेरी पढ़ाई मैं दोनों में संतुलन कर पाऊंगी? क्या मैंने ये निर्णय गलत लिया है? शायद मैं ये ना कर पाऊं। इन सभी विचारों के कारण त्रीन हांग को अब बहुत ही नर्वसनेस महसूस होने लगा है। वो अपने खुद के निर्णय पे अब डाउट करने लगी है कि क्या मैंने सही निर्णय लिया, शायद मैंने गलत निर्णय लिया। ये सोच के त्रीन हांग अब बहुत ही उदास है। तो यह थी त्रीन हांग की कहानी। त्रीन हांग की कहानी सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? अपने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और उनको अधिक आसान बनाने के लिए त्रीन ने क्या करना चाहिए? आप 5 वाक्य में लिखिए। हमने जो 2 कहानियां सुनी, पहली थी अर्जुन की और दूसरी थी त्रीन हांग की। दोनों के सामने कुछ लक्ष्य थे, लेकिन त्रीन हांग अपने लक्ष्य से थोड़ा बिखर गई थी, लेकिन अर्जुन अपने लक्ष्य से बिल्कुल अटल थे। ऐसा क्यों हुआ? लक्ष्य तो दोनों के सामने थे, लेकिन त्रीन हांग ने जो अपना लक्ष्य तय किया था, शायद उसमें उसकी सोच कुछ कम पड़ गई। क्योंकि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि लक्ष्य तय करने के पहले हम अपने अंदर नहीं झांकते। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों का सुन के अपने लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस लक्ष्य तक या इस मुकाम पे जाने के लिए मेरे अंदर जो क्षमताएं हैं, मेरे पास जो काबिलियत है, वो क्या काफ़ी है? क्या सच में मुझे यही चाहिए? इन सब चीज़ों को हम बाद में सोचते हैं। अर्जुन इस मुद्दों पे पहले ही बहुत अटल थे। उन्होंने यह सब पहले ही सोच लिया था, लेकिन त्रीन हांग ने पहले एक्शन ली और उसके बाद सोचना शुरू किया। जब हम पहले एक्शन लेते हैं और उसके बाद सोचना शुरू कर देते हैं, तब अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने मुकाम को क्लैरिटी से नहीं देख पाते। हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। हम
अपने खुद के निर्णय पे डाउट लेना शुरू कर देते हैं। लक्ष्य हमारे प्रयास का परिणाम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो प्रयास। आज के इस सत्र में हम देखेंगे कि लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जाए और ये जो प्रयास है, ये जो प्रवास है, ये जो हमारा जर्नी है, वो कैसे तय करें। तो दोस्तों, सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं है। हमारे सपनों से हमें ये देखना है कि मेरे सामने क्या लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य के साथ हमारा उद्देश्य क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलो तो सब मिलके एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को हमने नाम दिया है स्टार एक्टिविटी। आपको करना ये है कि पहले आपको 5 पॉइंट स्टार निकालने हैं। जितने भी स्टार आप निकल पाए उतने स्टार आपको अपने नोटबुक में निकालने हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया। तो क्लास में कितने कितने स्टार निकाले? सबसे ज्यादा स्टार किसके थे? सबसे ज्यादा स्टार कितने थे? अब एक बार फिर से मैं आपको समय दूंगी। इस बार आपको क्लास का जो सबसे ज्यादा स्टार का जो नंबर है उससे 5 स्टार ज्यादा बनाने हैं। ओके, तो आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। क्या गिन सकते हैं आप अपने स्टार? इस बार कितने स्टार ड्रॉ किए? पहले बार कितने ड्रॉ किए थे? क्या आप देख सकते हैं, भले ही मैंने जो लक्ष्य आपको दिया था वो शायद आपने नहीं अचीव किया। मैंने आपको जो गोल दिया था तब तक आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन पिछले बार आपने जितने स्टार्स निकाले थे उससे कई ज्यादा स्टार दूसरे बार निकाले। तो क्या फर्क था? तो फर्क ये था कि लास्ट टाइम आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं था। इस बार मैंने आपको कुछ लक्ष्य दिया था। तो क्या फर्क था पिछले बार में और इस बार में? पिछले बार आप आराम से आपको जैसे चाहिए वैसे स्टार ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन इस बार आपके सामने जो लक्ष्य था उसके वजह से आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। आपका खुद का परफॉर्मेंस पहले 30 सेकंडों से दूसरे वाले 30 सेकंडों में ज़्यादा अच्छा रहा। तो समझ में आया लक्ष्य का महत्व? बिना लक्ष्य की जिंदगी जैसे मानो कि रडर के बिना कोई जहाज या लक्ष्य के बिना कोई जहाज या नौका की तरह होती है। अगर जहाज को कहाँ जाना है, कहाँ सेल करके पहुंचना है, ये तय नहीं हुआ हो तो जहाज जो है वो लहरों पे भटक जाता है। ये जो लहरें हैं वो लपक लपक के उस जहाज को बाजू कर देती है। कहीं जाके वो चट्टान पे जाके पटक देती है और फिर जहाज टूट जाता है। इसी तरह हमारे जीवन का होना भी संभव है। बिना लक्ष्य के हमारी जिंदगी भटक सकती है, बिल्कुल वही नौका की तरह जिसको कोई लक्ष्य नहीं, जिसको कहाँ जाना है वो कोई पता नहीं। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जब जीवन में हम गोल रखते हैं या लक्ष्य रखते हैं तब जीवन बहुत मैकेनिकल हो जाता है। क्या ये सही है? देखते हैं कि ये सही है या सही नहीं है। मानो कि आपने सोचा कि जीवन में गोल का होना कोई जरूरी नहीं, एंड में कुछ ना कुछ तो परिणाम निकल ही आएगा। लेकिन ऐसे लोग अपनी जिंदगी उम्मीदों पे जीते हैं। उम्मीदें रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ उम्मीदों पे काटी नहीं जा सकती। जब आपके सामने गोल हो, लक्ष्य हो और उसके साथ साथ आप में उम्मीद हो, तब उसके परिणाम बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि लक्ष्य तय करते समय हम प्राप्ति योग्य लक्ष्य नहीं तय कर पाते, इसीलिए हमें उम्मीदों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए लक्ष्य को प्राप्ति योग्य
बनाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि जीवन में लक्ष्य का या गोल का होना कितना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही भटक सकती है। अब तक हमने जो सीखा उसी पर निर्धारित कुछ प्रश्नों के उत्तर अब आपको देने हैं। निम्नलिखित किस विधान से आप सबसे अधिक सहमत हो? मेरीलैंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडविन लॉक का एक लक्ष्य निर्धारण पे एक अध्ययन बहुत प्रसिद्ध है। इस अध्ययन में उन्होंने ऐसा अभ्यास किया कि कुछ लोगों को उन्हें लक्ष्य के साथ जिंदगी बिताने को कहा और कुछ लोगों को कुछ लक्ष्य के बिना ही उनकी जिंदगी काटने के लिए उन्होंने मजबूर किया। अंत में इस अध्ययन से ऐसे सामने आया कि 96% यानी 96% लोग जब लक्ष्य सामने था तब उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था और सिर्फ 4% लोग ऐसे थे जो बिना लक्ष्य के भी सक्सेसफुल हो गए। तो इस अध्ययन से हमें यह सामने आता है कि जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। हम सभी लोग मोबाइल फोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे मोबाइल फोन में कई सारी एप्लीकेशंस रहती हैं। उनमें से बहुत प्रचलित एप्लीकेशन है जीपीएस। जीपीएस हमें कहीं से भी कहीं तक भी पहुंचा देता है और हमारी सफ़र बहुत ही अच्छी तरह से और बिल्कुल स्ट्रेस के बिना हम काट सकते हैं। आजकल पता पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं रही। ये जो जीपीएस है ना, उसको भी हम हमेशा एक उद्दिष्ट देते हैं, एक गोल देते हैं और जब उसको गोल पता है तो वो रास्ता खुद ब खुद निकाल लेता है। लेकिन ये रास्ता निकालने के लिए जीपीएस ने पहले बहुत कुछ काम किया होता है। ये एप्लीकेशन जब बनाया जाता है तब कई सारी सैटेलाइट पिक्चर्स, कई रास्ते लोग काटते हैं, उनका अभ्यास करते हैं और फिर उनका उपयोग इस जीपीएस प्रणाली में करते हैं। हम हमारा जीवन इस जीपीएस से लिंक कर सकते हैं। जीपीएस आपकी सफ़र इतनी स्ट्रेस फ्री कैसे बनाता है? क्योंकि आपको पता है मुझे कहाँ से निकलकर कहाँ पहुँचना है। अगर ये आपको पता है तो ये आपके ज़िंदगी का सफ़र भी उतना ही स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जीपीएस यंत्रणा बनाने के लिए बहुत सारा अध्ययन, बहुत सारा अभ्यास करना बहुत ज़रूरी था। वैसे ही हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तय करने के लिए बहुत सारा अभ्यास खुद के बारे में करना ज़रूरी है। जैसे कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी क्षमताएं क्या हैं, मेरी खामियां क्या हैं, मेरा जो लक्ष्य है वो मेरी खामियों को और मेरे स्किल्स को कुछ अच्छा रूप दे सकता है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे लक्ष्य की क्या विशेषताएं हैं। लक्ष्य जिसको हम गोल कहते हैं वो गोल कैसा होना चाहिए? हमारा जो गोल है वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। तो क्या है ये स्मार्ट गोल? स्मार्ट गोल यानी S इज़ फॉर स्पेसिफिक, M इज़ फॉर मेजरेबल, A इज़ फॉर अचीवेबल, R इज़ फॉर रियलिस्टिक और T जो है वो है टाइम बाउंड। यानी कि मेरा लक्ष्य होना चाहिए विशिष्ट, मापनीय, प्राप्ति योग्य, यथार्थवादी, समय संबंधित। तो गोल का स्मार्ट होना क्यों ज़रूरी है? साधारण गोल और स्मार्ट गोल में क्या फ़र्क है ये अब हम देखेंगे। जो हमने एक्रोनिम बनाया है गोल का, उसको हमने कहा है स्मार्ट गोल, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। हम एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि मुझे वज़न घटाना है। ये बहुत ही साधारण गोल है। जब मैं कहती हूँ कि मुझे 1 महीने में 3 किलो वज़न घटाना है, इसलिए अब मैं मेरा डाइट तय करूँगी, मैं व्यायाम करूँगी, एक्सरसाइज को जाऊँगी, जिम ज्वाइन करूँगी, रनिंग करूँगी, जो भी आपकी पसंदीदा एक्सरसाइज है उसको आपने चुना है।
अब ये गोल हो गया स्मार्ट गोल, क्योंकि ये गोल बहुत ही स्पेसिफिक है, क्योंकि आपने तय किया है कि मुझे महीने में 3 किलो वजन घटाना है, इसलिए ये गोल है स्पेसिफिक। अब ये गोल है मेजरेबल, क्योंकि आप आपका वजन नाप सकती है। क्या सच में मेरा वजन 3 किलो कम हुआ है? तो ये गोल है मेजरेबल। अचीवेबल, क्योंकि महीने में 3 किलो वजन घटाना मुमकिन बात है, ये कोई नामुमकिन बात बिल्कुल ही नहीं है। अब ये गोल बहुत रियलिस्टिक भी है, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं तय किया कि मुझे महीने में 30 किलो वजन घटाना है, जो बहुत ही डेंजरस भी है और शायद ये अचीव करना पॉसिबल भी नहीं हो। ये गोल टाइम बाउंड भी है, क्योंकि आपने खुद को 1 महीने का समय भी दिया है। तो ये फर्क है साधारण गोल में और स्मार्ट गोल में। स्मार्ट गोल हमेशा हमें दिशा दर्शक की तरह, यानी उस जीपीएस की तरह मदद करता है। इसको स्पेसिफिक पड़ाव होते हैं, जब आप ये देख सकते हैं कि अब मैं अपने लक्ष्य की तरफ मेरा जो प्रयास या प्रवास चल रहा है, उस प्रवास में मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। समझो 15 दिन में आपका 1.5 किलो वजन कम हो गया, तब आपको पता चला कि मैंने अपना जो गोल है वो 50% तो मैंने हासिल कर लिया है। इसलिए साधारण गोल से स्मार्ट गोल यानी स्पेसिफिक गोल होना बहुत ज़रूरी है। अब आपके जीवन में आपने जो गोल्स तय किए हैं उनको हमें स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करना है। अब साधारण गोल था मुझे वजन घटाना है। हम सभी बोलते हैं मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, घटाना है, घटाना है। कभी कभी हम प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन जब गोल साधारण हो तब हमारा मोटिवेशन वो गोल अचीव करने के लिए कम पड़ जाता है। मैं कभी वजन घटाऊंगी, हाँ मैं प्रयत्न कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन वजन ही नहीं घटता, मैं डाइट भी करती हूँ लेकिन मेरा वजन ही नहीं घटता। ये हमेशा की बातें आप बहुत कॉमनली सुनते हैं। अब हमने जो उदाहरण के तौर पे देखा वजन घटाना है, ये गोल साधारण क्यों है? अब ये गोल स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि मैंने कितना वजन घटाना है ये तय नहीं किया है। हालांकि ये गोल रियलिस्टिक भी है और अचीवेबल भी है, लेकिन ये जो गोल है ये स्पेसिफिक नहीं है, ये टाइम बाउंड नहीं है। अब गोल को स्मार्ट बनाने के लिए 5 विशेषताओं का होना बहुत ज़रूरी है। 5 में से कोई 2 मौजूद है, कोई 4 मौजूद है, तो गोल स्मार्ट गोल नहीं बन सकता। सो जो भी लक्ष्य आप तय करें, जो भी गोल आप पाना चाहे, उसको स्मार्ट बनाना यानी उसमें 5 विशेषताओं का होना बहुत ज़रूरी है। जब गोल स्पेसिफिक होता है यानी विशेष होता है, तब आप उसकी कार्यप्रणाली तय कर सकते हैं। ये गोल मुझे प्राप्त करने के लिए मुझे कौन सी दिशा में जाना चाहिए, ये प्रश्न आप खुद से पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे वजन घटाना है, ये मेरा स्पेसिफिक गोल है। अब मैं पूछूंगी अगर मुझे वजन घटाना है तो मुझे क्या करना ज़रूरी है, मुझे कितना वजन घटाना है। इस गोल को मापनीय यानी मेजरेबल बनाने के लिए अब मैं खुद को प्रश्न पूछूंगी कि मुझे कितना वजन घटाना है। मैंने जैसे बोला कि मुझे 3 किलो वजन घटाना है, तो यही वजन घटाने वाला साधारण गोल अब मापनीय बन गया। क्या अब ये गोल अचीवेबल है यानी प्राप्ति योग्य है? हाँ, महीने में 3 किलो वजन घटाना पॉसिबल है, तो ये मेरा गोल प्राप्ति योग्य है। क्या ये गोल रियलिस्टिक है? हाँ, ये गोल रियलिस्टिक भी है, क्योंकि मैं जिस चीज़ों में रुचि रखती हूँ, मुझे जिस प्रकार का व्यायाम पसंद है, मैं जिस प्रकार का आहार लेती हूँ, उसमें कुछ बदलाव लाना मुझे पॉसिबल है, तो ये गोल रियलिस्टिक भी है। लेकिन अब ये गोल जो है ये टाइम बाउंड नहीं है, क्योंकि मैंने मुझे कितने महीने में वजन घटाना है ये पहले नहीं बोला था। अब मैं उसको टाइम बाउंड बनाने के लिए मैं कहूँगी कि मुझे महीने में 3 किलो वजन घटाना है, तो 15 दिन में मेरा 1.5 किलो वजन घटना बहुत ज़रूरी है, यानी
एक हफ्ते में मुझे कितना वजन घटाना पड़ेगा? मुझे 750 ग्राम वजन घटाना बहुत ज़रूरी है। अब जब मैं अपने गोल को ये पड़ाव देती हूँ, ये स्टेप्स देती हूँ, तब ये गोल हो जाता है टाइम बाउंड। लक्ष्य को अगर कोई समय की सीमा ना हो तो वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे प्रयत्नों में हम कम पड़ जाते हैं। इसलिए लक्ष्य को टाइम बाउंड यानी समय संबंधित बनाना बहुत ज़रूरी है। अब और एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मानो 1 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम्स है। अब इस एग्ज़ाम के तैयारी में जुट जाना आपको बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने आपके लिए कोई लक्ष्य नहीं तय किया। आपको पता है आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई हो जाएगी और एग्ज़ाम भी आप दे पाएंगे। लेकिन आप जब ये सोचते हैं तब हर दिन आपको एक एंग्जाइटी रहती है, आपको एक चिंता सताती है। क्या सच में मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी? क्या मैं ये कर पाऊंगा? और इन विचारों के वजह से आप पढ़ाई से विचलित हो जाते हैं। अब इसी लक्ष्य को अगर हमें स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? पहले तो आपको ये ज़रूरी है कि अब मेरे एग्ज़ाम में कितने दिन बचे हैं ये गिनेंगे। गिनने के बाद आपके कितने विषय हैं ये आपको सोचना है। अब आपके हाथ में कितने दिन हैं और आपको उन दिनों में कितने विषय की पढ़ाई करनी है, ये जब आपके सामने आ जाएगा तब आप उसको स्पेसिफिक गोल में पहले कन्वर्ट कर देंगे। यानी मुझे एक विषय के लिए मेरे हाथ में कितने दिन हैं, उस विषय के कितने लेसन्स की पढ़ाई मुझे करनी है। अब 3 दिनों में मानो मुझे 5 लेसन्स करने हैं, तो आपको पता है कि एक लेसन को आपको कितना टाइम देना है। इस प्रकार जब आप अपने 30 दिनों की तैयारी का प्लानिंग करोगे तब आपको ये भी पता होगा कि मुझे रिवीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं रिवीजन के लिए कितना टाइम दे सकती हूँ ये भी आपको पता चलेगा। अब आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक बन गया, क्योंकि आपको पता है कौन से दिन आप कौन से विषय की तैयारी करेंगे। ये जो गोल है वो मेजरेबल भी है, क्योंकि आपको पता है 15 दिन के बाद आपके कितने विषयों की तैयारी पूरी हो गई होगी। ये गोल जो है ये अचीवेबल भी है, क्योंकि आपने पूरी सोच समझ के ये निर्णय लिया है कि आपके कितने लेसन्स को आपको कितना टाइम देना है। ये गोल रियलिस्टिक भी है, क्योंकि आपने सब नाप तोल के उसको कितने दिन देने चाहिए ये भी तय किया है। ये गोल टाइम बाउंड भी है, क्योंकि आपको पता है कि उन 30 दिनों में आप एक बार पूरी पढ़ाई करने के बाद एक रिवीजन भी करने वाले हैं। तो ये आपने आपका साधारण गोल जो था एग्ज़ाम की तैयारी, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया स्मार्ट गोल में। एक बार फिर दोहराती हूँ, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। अब हम देखेंगे 2 प्रकार के लक्ष्य, अल्पकालीन लक्ष्य यानी मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स और दूरगामी लक्ष्य यानी मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स। क्या फर्क है अल्पकालीन लक्ष्य और दूरगामी लक्ष्य में? शॉर्ट टर्म गोल्स जो है, जो मैं एक हफ्ते में, महीने में, कुछ दिनों में जो मैं तय करती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ शॉर्ट टर्म गोल्स। और जो गोल्स मुझे अपनी पूरी जिंदगी में हासिल करने हैं, जो मुझे कुछ सालों में हासिल करने हैं, उसको मैं बोलती हूँ दूरगामी लक्ष्य यानी मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स। आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो वह सीढ़ी है जो आपको आपके दूरगामी लक्ष्य की ओर ले जाएंगी। इसीलिए आपके अल्पकालीन लक्ष्य और आपके दूरगामी लक्ष्य एक दूसरों से सिंक होना जरूरी है। आप भविष्य में जो हासिल करना चाहते हो, जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, उसको आप छोटे छोटे अल्पकालीन लक्ष्य यानी शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं,
किसी एक का महत्व कम और दूसरे का ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं होता। अगर भविष्य में आपको जो पाना है, समझो मैंने बोला मुझे बहुत सक्सेसफुल होना है। अब ये जो मेरा गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन इस गोल को हासिल करने के लिए मुझे आज क्या करना ज़रूरी है? इस सवाल का जवाब होगा आपका शॉर्ट टर्म गोल्स। अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो शायद मुझे पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, मुझे ये डिग्री अच्छी तरह से हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डिग्री मुझे अच्छी तरह से हासिल करनी है तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना ज़रूरी है, मेरा रैंक अच्छा होना चाहिए। फिर मुझे अपने सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के सिलेक्ट करने चाहिए। ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके बन जाती है शॉर्ट टर्म गोल्स। यानी आपका जो लॉन्ग टर्म गोल मुझे सक्सेसफुल होना है, उसको नापने के लिए मुझे आज क्या करना ज़रूरी है, इसका जो उत्तर है वो आपको देगा आपका शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स पार किए बिना आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए शॉर्ट टर्म गोल्स का होना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत कॉमनली ये देखते हैं, लोगों को अपने भविष्य में क्या हासिल करना है ये बहुत अच्छी तरह से पता होता है, लेकिन वो हासिल करने के लिए उन्हें आज क्या अचीव करना ज़रूरी है, इनके बारे में उनको क्लैरिटी नहीं होती। इसीलिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल दोनों तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब आपके सामने छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स रखेंगे और जब उस गोल्स में आप सक्सेसफुल होंगे, तब आपको ये सोचना है कि मैं एक कदम अपनी लॉन्ग टर्म यानी दूरगामी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। शायद ऐसा भी हो जाता है कि कभी-कभी आपको वो सफलता नहीं हासिल होती, लेकिन फिर भी आपको निराश नहीं होना है। ये असफलता सिर्फ इतना बताती है कि आपको एक बार फिर से प्रयत्न करना ज़रूरी है। सही पर्याय चुनिए। आपके लक्ष्य को एक ही सूत्र में बांधना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल हो, उस लॉन्ग टर्म गोल के लिए वो जो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कदम हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि मानो आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है। अब जब इस शहर से दूसरे शहर जाना है, तब आपको बीच में छोटे छोटे गांव आने वाले हैं। जब एक गांव आ जाता है, उसके बाद दूसरा आ जाता है, तब आपको पता होता है कि अब मैं धीरे धीरे जिस शहर में मुझे जाना है उसके नज़दीक पहुंच रहा हूं। ये जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है, इस पे आपको बहुत विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही शॉर्ट टर्म गोल्स इवेंचुअली आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल की तरफ लेके जाने वाले हैं। दूरगामी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आपको आपके शॉर्ट टर्म गोल्स को पिरोना ज़रूरी होता है। यानी मैं इस सप्ताह क्या करूँगी, इस महीने क्या करूँगी, इस साल क्या करूँगी, ये जब आप तय करेंगी तभी आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के तरफ प्रयास कर पाएंगी। एक्टिविटी। एक्टिविटी के पहले पड़ाव में आपको आपके 3 दूरगामी यानी लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को लिखना है। एक्टिविटी के दूसरे पड़ाव में आपको ये सोचना है कि अब इन 3 दूरगामी लक्ष्यों को पाने के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स जरूरी है। इन शॉर्ट टर्म गोल्स की आपको एक सूची बनानी है। अब आपने जो लिस्ट बनाई है, वही दूरगामी लक्ष्य पाने के लिए उस लिस्ट से पहले क्या करना ज़रूरी है, बाद में क्या करना ज़रूरी है, इस प्रकार उस लिस्ट को आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है।
एक्टिविटी के अगले पड़ाव में आपको कौन सा भी एक शॉर्ट टर्म गोल चूज करना है और आपको तय करना है ये शॉर्ट टर्म गोल पाने के लिए अगले 24 घंटे में आपको क्या करना जरूरी है। दोस्तों, लक्ष्य को पाना एक सफ़र है, एक जर्नी है। इसको हमको तय करना ज़रूरी है। इसलिए पहले तो आज हमने कुछ संकल्प किए हैं कि मुझे क्या हासिल करना है। अब आपको ये भी पता है जो चीज़ आपको हासिल करनी है उसके लिए उसके मार्ग क्या है, उसके लिए वो शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है जो आपको अपने लक्ष्य की तरह ले जाएंगे। लेकिन लक्ष्य ये एक दिन में पाने की बात नहीं है, ये एक प्रयास है, एक जर्नी है, ये हमेशा याद रखें। लक्ष्य ये एक दिन में पाने की बात नहीं है, ये एक प्रयास है, एक जर्नी है, ये हमेशा याद रखें। जैसे आप किसी सफ़र पे निकल जाते हैं, तब सफ़र पे जाने से पहले आप अपना बैग पैक करते हो। उस बैग में आपको जो भी चीज़ें ज़रूरी है उस सफ़र के लिए, उन सब चीज़ों को आप डाल देते हैं। अब मानो कि यही सफ़र है हमारा लक्ष्य प्राप्त करना। इस सफ़र पे निकल पड़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेरा प्रवास है उस प्रवास में मुझे और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें से पहली चीज़ है कि ये जानना कि ये एक प्रवास है, ये एक जर्नी है, उसके लिए संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी चीज़ है उस संकल्प पे टिके रहना, मार्ग पे जमे रहना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो आपको डिमोटिवेट कर देती है। आपने जो तय किया हुआ शॉर्ट टर्म गोल है उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है आपकी मंजिल क्या है और आपको ये भी पता है कि कभी कभी कुछ रुकावटें आ सकती है, लेकिन इस रुकावटों के वजह से आपको ये प्रवास छोड़ नहीं देना है। जैसे हम रास्ते पे देखते हैं कि कई स्पीड ब्रेकर होते हैं। क्या इस स्पीड ब्रेकर के वजह से आप कॉलेज आना छोड़ देते हो? नहीं, आपको पता है उस टाइम आपको अपनी गाड़ी धीमे करनी है और उस स्पीड ब्रेकर से आगे जाना है। बिल्कुल उसी तरह आपके रास्ते में भले कोई रुकावटें आए, आपको रुकना नहीं है, अपने मार्ग पे जमे रहना बहुत ज़रूरी है। अब इस प्रवास में चल पड़ने से पहले आपको पता है कौन सी चीज़ों की ज़रूरतें हैं। मेरे अंदर ऐसी कौन सी खामियां हैं और मेरे अंदर ऐसे कौन से स्किल्स हैं, इसका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। हमने पहले 5 सत्रों में इस पे बहुत काम किया है। अब तक आपको पता है कि आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके पास कौन सी पूंजी है, मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूं और मुझे कौन सी चीज़ें और सीखना ज़रूरी है। लक्ष्य पाने के लिए अपने मार्ग पे बने रहना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने आपको कुछ समय पहले बताया। इसके लिए सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है। उन्होंने बताया है कि अपने लक्ष्य को लोगों को बता दे। जब लोगों को पता है कि आपकी मंजिल क्या है, आपका गोल क्या है, तब आप पे बहुत अच्छा और हेल्दी प्रेशर आ जाता है। ये जो हेल्दी प्रेशर है वो आपको मोटिवेट करके आपके लक्ष्य को हासिल करने में प्रयत्नशील रखने के लिए मदद करता है। लक्ष्य हासिल करने में मैं अकेला नहीं हूँ। इस सफ़र में मुझे कई बार ऐसा होगा कि मुझे कुछ लोगों की मदद पड़ सकती है। इस सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ। ये सफ़र तय करने के लिए मुझे कई लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी की मदद मांगना यानी खुद के बारे में कम महसूस करना बिल्कुल नहीं होता।
जो लोग मदद मांगते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। आगे की सोच, उस मदद को हासिल करना, ये भी आपका एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने उद्देश्य को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अगर आप लिख ले, ओके, और लिखना कैसा है? इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट गोल। अगर लिख ले तो ये आपको एक बहुत अच्छी प्रेरणा दे सकता है। तो इस गोल को आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप खुद को डिमोटिवेटेड महसूस करें, निराश महसूस करें, तो जब आपने खुद ने ये लक्ष्य लिखा हो, उस लक्ष्य को वापस एक बार पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तब आपको खुद को वो प्रेरणा महसूस होगी जो आप कुछ समय पहले खो चुके थे। दोस्तों, कभी कभी ये भी ज़रूरी है कि समय के अनुसार अपने लक्ष्य में थोड़ा बदलाव लाना पड़ता है। Rigidity towards your goal can be a hurdle in itself, because परिस्थिति के अनुसार अपने लक्ष्य में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी बन जाता है। अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत रिजिड हो जाए तो आपको अभी ऐसा महसूस होता है कि मुझे पता है मुझे क्या हासिल करना है, लेकिन अब आपकी जो भी उम्र हो, 18 हो, 20 हो या ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन यही गोल आपको 30 साल की उम्र में बहुत ही इर्रेलेवेंट लगने लगता है। इसलिए अपने गोल को हमेशा रीडिफाइन करना, फिर एक बार नए नज़रिए से देखना और ये देखना क्या आज की उम्र में मुझे ये गोल रेलेवेंट लगता है, ये बहुत ज़रूरी है। यानी मेरे लक्ष्य की तरफ मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल नज़रिया रखूँगा तो मुझे ज़्यादा मदद होगी। अब ये फ्लेक्सिबल नज़रिया जो है वो मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला भी नहीं चाहिए। सो राइट अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ लाना ज़रूरी है। आजकल सेल्फी का ज़माना है। जब आप सेल्फी लेते हो तब आप बहुत अच्छी तरह से फोकस कर लेते हो, जिसमें आपको पता है मेरी सेल्फी कैसी आनी चाहिए, मुझे कैसा दिखना ज़रूरी है। उस हिसाब से आप सब एंगल्स, सब स्पेसिफिकेशन आपके कैमरा के एडजस्ट कर लेते हो। उसी तरह जब आपको अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य हासिल करना है, गोल हासिल करना है, उस समय आपको कभी कभी फोकस चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये फोकस एडजस्ट करना बहुत ही आम बात है। इससे आप खुद को कम महसूस मत कीजिए। लक्ष्य हासिल करना वाकई बहुत ही आनंददायी प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रवास में रुकावटें आती ही है। इन रुकावटों से हमें निराश नहीं होना है। अब हम देखेंगे कि लक्ष्य में आने वाली बाधाएं या रुकावटों से हम कैसे जूझेंगे। वापस एक बार कहानी सुनते हैं। इस बार हम एकलव्य की कहानी सुनेंगे। एकलव्य को द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसको अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। अब एकलव्य का लक्ष्य तय हो चुका था कि उसको धनुर्विद्या सीखनी ही है, लेकिन इस लक्ष्य में बाधा आ गई क्योंकि द्रोणाचार्य ने उसको अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया। अब जब एकलव्य के लक्ष्य के बीच में यह रुकावट आ गई तो एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य को पता था कि अब मुझे जिससे धनुर्विद्या सीखनी है वो तो मुझे सिखाने नहीं वाले। इसलिए एकलव्य ने द्रोणाचार्य का एक पुतला बना दिया, मानो उसके साथ द्रोणाचार्य हर समय है, और एकलव्य ने अपना प्रयास जारी रखा। एकलव्य ने बहुत सराव किया, एकलव्य ने बहुत अभ्यास किया। अपनी खुद की गलतियों से एकलव्य हमेशा सीखते रहे। जब ये वो करते ही गए, बिना रुके एकलव्य जब आगे बढ़ते रहे, तब इवेंचुअली एकलव्य सक्सेसफुल बन गए।
एकलव्य ने खुद को इतना डेवलप किया कि उनके कौशल और अर्जुन के कौशल में शायद ही कुछ फर्क हो। एकलव्य ये हासिल कर पाए क्योंकि एकलव्य ने अपने मार्ग में जो रुकावट थी उस रुकावट को एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे कुछ अलग मार्ग लेने की जरूरत है, ना कि रुकने की। रुकावटें दो प्रकार की होती है। एक प्रकार है आंतरिक रुकावटें और दूसरा प्रकार है बाहरी रुकावटें। कभी कभी रुकावट अपने गोल में भी हो सकती है या कभी कभी ये रुकावट अपने वातावरण में होती है। रुकावट जब आंतरिक हो तब उस रुकावट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कुछ समय पहले बोला कि अगर इस लक्ष्य को पाने के लिए मुझ में कुछ खामियां हैं, उस खामियों से मुझे मार्गक्रमण करना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण लेते हैं कि मुझे एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाना है। अब इस इंटरव्यू में मुझे अंग्रेजी में बोलना है, लेकिन मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जॉब हासिल करने के लिए मेरा अंग्रेजी ना आना एक आंतरिक रुकावट बन सकती है। लेकिन इस आंतरिक रुकावट को जानकर मैंने अपने अंग्रेजी के स्किल्स पे काम किया, प्रयास किया कि मेरी अंग्रेजी अच्छी बन जाए। मेरे इंटरव्यू में मुझे जो बात करनी है, जो बोलना है, उसके लिए मुझे जिन शब्दों की ज़रूरत है उन शब्दों की मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। शायद मैं जाकर वहाँ बोल सकता हूँ कि मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करके इस पे मात कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये आंतरिक रुकावट मुझे पता ही नहीं हो या इस आंतरिक रुकावट को मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि इसके वजह से मुझे कभी जॉब मिलेगा ही नहीं, मिल ही नहीं पाएगा, तो मैं अपनी मंजिल के तरफ कभी नहीं जा पाऊंगा। आंतरिक रुकावटों को देखने का आपका जो नज़रिया है, वो नज़रिया आपको बदलना बहुत ज़रूरी है। ये रुकावटें आपके मार्ग पे सिर्फ एक अलग मोड़ लेके आती है। आपको सिर्फ रास्ता बदलना है, मंजिल बदलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे प्रकार की रुकावट है आंतरिक रुकावट। आंतरिक रुकावट जो मेरे अंदर मौजूद है। ये रुकावट किस क्षमता की कमी भी हो सकती है या ये रुकावट कोई इमोशनल भी हो सकती है। जैसे अंदर से मैं मानती हूँ कि मैं कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाऊंगी, मैंने भले ही तय किया है लेकिन मैं इस काबिल नहीं। ये मेरे जो विचार है, ये जो मेरी नकारात्मक सोच है, ये सोच ही मेरी आंतरिक रुकावट बन जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरी बाहरी रुकावट मेरी आंतरिक रुकावट बन जाती है। मानो कि मैंने तय किया है कि मेरी मंजिल हासिल करने के लिए मुझे कुछ लोगों की मदद की ज़रूरत है और वाकई में ऐसा हो जाता है कि वो लोग मुझे मदद नहीं करते या वो मेरी आलोचना करने लगते हैं। जब वो मेरी आलोचना करते हैं तब मुझे बहुत दुख महसूस होता है। इस दुख के साथ साथ मैं मानने लगती हूँ कि जो वो बोल रहे हैं, उनकी जो मेरे बारे में सोच है वही सच है और जो मैं खुद में देख रही हूँ या देख रही थी वो बिल्कुल ही सही नहीं। मैं जिस मार्ग पे चल रही हूँ उससे मैं कभी अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाती। इस उदाहरण में रुकावट बाहरी थी। ये बाहरी रुकावट यानी कि लोगों ने की हुई मेरी आलोचना या लोगों ने मुझे मदद करने से जो इनकार कर दिया, उसके वजह से इस रुकावट को मैंने आंतरिक बना दिया। मैं खुद सेल्फ डाउट में चली गई। मेरा थिंकिंग बहुत ही निगेटिव, अनहेल्थी, अनहेल्पफुल बन गया। जब मेरा थिंकिंग ऐसा बन जाता है तब ये बाहरी रुकावट मेरी आंतरिक रुकावट बन जाती है। इसलिए बाहरी रुकावट हो या आंतरिक रुकावट हो, आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेरी मंजिल क्या है और वो मैंने तय की है। भले ही कुछ लोग मुझे ये मंजिल पाने में मदद ना करें या मेरी आलोचना करें, लेकिन ये उनके विचार है,
जो वो मेरे बारे में सोचते हैं ये उनके विचार हैं, ये मेरे विचार नहीं हैं। उनके इस सोच की वजह से मैं खुद अगर अपनी सोच बदलने लगी तो मैं इस सफ़र में और रुकावटें बो देती हूँ। इसलिए अगर आपको इस आलोचना से लड़ना हो, इस आलोचना से खुद को दूर रखना हो, तो ये रुकावट बाहरी रुकावट है, उसको आंतरिक रुकावट बनने से रोकिए। और एक कहानी सुनते हैं। अब ये कहानी है कैरोल टकैक्स की। कैरोल टकैक्स बहुत ही अच्छे और काबिल शूटर थे। उनका जो नेम था, उनका जो लक्ष्य था, वो कभी नहीं चूकता था। वो हंगेरी में बॉर्न हुए थे। हंगेरियन आर्मी में उनका स्थान अटल था। कैरोल की इस स्किल के वजह से कैरोल को हंगेरी में कई मेडल्स मिले थे। कैरोल ने ओलंपिक्स में भी सहभाग लिया था और उसमें उन्होंने ओलंपिक मेडल भी जीता था। एक एक्सीडेंट के कारण कैरोल का राइट हैंड टूट गया। अब कैरोल को सिर्फ लेफ्ट हैंड ही रह गया था। कैरोल बहुत ही लो महसूस कर रहे थे क्योंकि उनका जो सबसे अच्छा और प्रिय स्किल था यानी शूटिंग, वो अब नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कैरोल ने एक दिन सोचा कि क्या मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ। कैरोल ने सोचा कि मैं शूटिंग अपने राइट हैंड से करता था, तो क्या मैं अब शूटिंग लेफ्ट हैंड से नहीं कर पाऊंगा। इस सोच से कैरोल बहुत बेचैन हो गए। उस दिन से कैरोल ने तय किया कि अब मैं लेफ्ट हैंड से शूटिंग करने की प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। भले मैं उसमें अपने राइट हैंड से किए हुए शूटिंग की तरह शूटिंग शायद ना कर पाऊँ, लेकिन पूरी तरह से मैंने शूटिंग करना जो बंद किया है वो तो नहीं होगा। मैं प्रयत्न करूँगा कि मैं लेफ्ट हैंड से भी शूटिंग कर पाऊँ। इस सोच से कैरोल ने अपने प्रयत्न शुरू कर दिए। जब कैरोल ने लेफ्ट हैंड से शूटिंग करना शुरू कर दिया, तब धीरे धीरे बहुत प्रयत्न के बाद कैरोल ने ये देखा कि अब उनका लेफ्ट हैंड से किया हुआ शूटिंग भी राइट हैंड की तरह ही है। उन्होंने तय किया हुआ लक्ष्य अब वो लेफ्ट हैंड से भी शूट कर सकते हैं। फिर कैरोल ने सोचा कि वापस एक बार वो ओलंपिक में जाके सहभाग लेंगे। जब वो ओलंपिक्स में पहुँचे तब उनके मित्रों को लगा कि कैरोल वहाँ पे उनको मोटिवेट करने आए हैं। वही सब मित्र जिनके साथ कैरोल एक बार शूटिंग करते थे, उन्होंने उनको बोला कि मैं यहाँ आपके साथ कंपटीशन करने आया हूँ, ना कि आपको मोटिवेट करना। उनके सब मित्रों ने कैरोल की बहुत मजाक उड़ाई, कैरोल की आलोचना की, लेकिन कैरोल अपने लक्ष्य से नहीं विचलित हुए। उन्होंने उस परिस्थिति में भी अपने लेफ्ट हैंड से शूट करके भी ओलंपिक मेडल जीत ही लिया। तो ये थी कैरोल टकैक्स की कहानी। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कैरोल के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कैरोल अपने लक्ष्य से नहीं विचलित हुए। क्या क्या रुकावटें आई? कुछ रुकावटें बाहरी थी और कुछ रुकावटें आंतरिक थी। कैरोल पहले तो बहुत ही अच्छे शूटर थे। जब उन्होंने अपना एक हाथ खो दी तब बहुत सारी आंतरिक रुकावटें थी और बाहरी रुकावटें भी थी। उनको बहुत सारी आलोचना का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने निर्णय पे डटे रहे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं अब अपना लक्ष्य नहीं हासिल कर पाऊंगा। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये जो उनका हेल्दी सोचना है, ये सोच ही कैरोल को आगे लेके गई। वापस फिर इतना प्रयास करने से, इतना प्रयत्न करने के बाद भी जब वो ओलंपिक में सहभाग लेने पहुँचे तब उनको बहुत सारी आलोचना का एक बार फिर से सामना करना पड़ा। लेकिन उस टाइम भी कैरोल ने ये सोचा
कि ये लोगों के मेरे बारे में जो विचार है वो उनके हैं, ये मेरे खुद के नहीं हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रयत्न पे, मेरी सोच पे। यही सोच के कैरल ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और मेडल जीत लिया। एक एक्टिविटी करते हैं। आपके लक्ष्य के प्राप्ति में कौन सी रुकावटें हैं? इनमें से कौन सी रुकावटें आंतरिक है, कौन सी बाहरी है? क्या कोई बाहरी रुकावटें आंतरिक बन गई है? इनको पार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? लक्ष्य की तरफ हमारी जर्नी में हमें कुछ डूज और डोंट्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहला है कि ये जानना कि कुछ सोच जो है जो मेरी है और कुछ सोच जो है वो दूसरों की मेरे बारे में है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि लोग मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मैं अपने आप से यानी मैं खुद से क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। अपने गोल पे डटे रहने के लिए वो लक्ष्य मेरा अपना, मेरा खुद का होना बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी और ने मेरे बारे में देखा हुआ सपना या गोल। जब आप ये गोल या लक्ष्य खुद तय करेंगे तब आप इस गोल से प्रेरित हो पाएंगे, तभी आपका मोटिवेशन इस गोल की तरफ हमेशा डट के रहेगा। जब आप ये सोचते हैं कि नहीं, जो मैं खुद से चाहता हूँ या चाहती हूँ वो ज़रूरी नहीं है, लोग जो मुझसे चाहते हैं, लोग जो मुझे बनते हुए देखना चाहते हैं वही सही है, जब ये हो जाता है तब आप अपने लक्ष्य से प्रेरित नहीं हो पाते। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके लक्ष्य के वजह से आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो नज़दीकी लोग हैं वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे, तब तो उनके साथ एक कम्युनिकेशन ओपन कीजिए, उनके साथ संवाद कीजिए कि आपका लक्ष्य आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और वो जो आपसे अपेक्षा रखते हैं, वो जो आपसे चाहते हैं, वो हासिल करके आप कैसे खुश नहीं रह पाओगे। जब ये संवाद या कम्युनिकेशन हो जाता है तब आपके रिश्तेदार अपनी सोच बदल सकते हैं, बट इसको आप रुकावट के तौर पे मत देखिए। इस रुकावट पे आप काम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम बहुत ही पूर्णतावादी बन जाते हैं, यानी परफेक्शनिस्ट। हर एक चीज़ में हमको परफेक्शन की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन ये परफेक्शन का ध्यास, ये पूर्णतावादी बनने की सोच कभी कभी आपके लक्ष्य के बीच में रुकावट बन सकती है। पूर्णतावादी लोग अपनी खुद की आलोचना करने लगते हैं। उनसे हुई हुई गलती के लिए वो खुद को कभी माफ़ नहीं करते। उस गलती को वो एक रुकावट की तौर पे लेते हैं और वो अपना रास्ता बदल देते हैं। छोटी सी गलती हो जाने के वजह से पूरा मार्ग बदल देना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। इसलिए आपको पूर्णतावादी बनने का ध्यास कहाँ ले जा रहा है ये देखना, इसका अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। पूर्णतावादी लोग अपने असफलता से सीख नहीं लेते, वो अपना मार्ग बदल देते हैं, ये हमने देखा। लेकिन असफलता एक सीख देने की अपॉर्चुनिटी है। ये जो सोच है ये आपको उस पूर्णतावादी विचार से दूर ले जा सकती है। इसलिए इस विचार को हमेशा याद रखें कि मेरी गलतियाँ या मेरी असफलता एक सीखने का मौका है, मेरी चुनौती है। मैं अपनी गलतियाँ सुधार सकता हूँ और उससे सीख सकता हूँ। लक्ष्य पाने का प्रयास अकेले मत करो। लक्ष्य की तरफ जाने वाली जो जर्नी है वो हमें अकेले तय करने से बहुत बोर्डम महसूस हो सकता है, निराश लग सकता है। इसलिए इसमें आपके नज़दीकी लोगों को शामिल कर लो।
इसको समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ जंगल सफर के लिए जाती है। जब यह छोटी लड़की अपने पिता के साथ सफर पे निकलती है, तब उनके गाड़ी से वो जा रहे हैं। प्रवास बहुत ही मजे में कट रहा है। अब उनके रास्ते में एक पेड़ गिर जाता है। जब यह पेड़ बीच रास्ते में गिर जाता है, तब बच्ची पापा को बोलती है, पापा ये पेड़ मैं हटाऊंगी। पापा बोलते हैं ठीक है। बच्ची गाड़ी से नीचे उतर जाती है और पेड़ को बाजू करने में लग जाती है। फिर पेड़ बिल्कुल ही नहीं हिलता। पापा बोलते हैं और ट्राई करो। बच्ची बोलती है कर तो रही हूँ। पापा बोलते हैं बेटा आप आपकी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बच्ची बोल रही है पापा मैं तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ प्रयत्न कर रही हूँ। पापा बोलते हैं ओके फिर से ट्राई करो। अब बच्ची पुशिंग के बजाय पुलिंग करने लगती है, खींचने लगती है, लेकिन पेड़ बिल्कुल ही नहीं हिलता। पापा फिर से बोलते हैं बेटा आप आपकी पूरी स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं कर रहे। बेटी बोलती है पापा पूरी ही तो स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर रही हूँ। पापा बोलते हैं बेटी आपकी स्ट्रेंथ आपके ज़बान में भी है। आपके पापा आपके साथ है, आप पापा की मदद मांग सकती है। तो स्ट्रेंथ सिर्फ आपके बाहों में या दिमाग में नहीं है, स्ट्रेंथ मदद मांगने में भी है। जब बच्ची पापा की मदद ले लेती है, तब पेड़ झट से बाजू हो जाता है। मदद मांगना कमजोरी का लक्षण बिल्कुल ही नहीं है, बट इट जस्ट शोज योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर गोल। बदलाव के प्रति लचीला होना बहुत ज़रूरी है। हमने कुछ देर पहले देखा है कि हम हमारी गोल की तरफ रिजिड एटीट्यूड नहीं रख सकते। कभी कभी हमारी रुचि बदल सकती है, वातावरण में बदलाव आ सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ नए प्रश्न आ जाते हैं, तो हमें हमारा गोल रीडिफाइन करना, हमारे गोल के प्रति फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात याद रखें, फिर भी मुझे आगे बढ़ना है। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे मौका नहीं मिलता, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा दस्तक देती है। उस अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना या अपॉर्चुनिटी की तरह देखना, ये दृष्टि मुझे डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। एक बार एक लड़के को एक किसान के बेटी से बहुत प्यार हो गया। लड़के ने सोचा किसान से जाके मिलके बेटी का हाथ मांग लेता हूँ। लड़का किसान के सामने जा पहुँचा। उन्होंने अपना उनके बेटी की तरह जो प्रेम या प्यार था उसको उनके सामने रखा। किसान ने बोला ठीक है तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अपने खेतों में 3 बैल छोड़ूंगा। आपको उन बैलों में से किसी एक बैल की पूंछ को पकड़ना है। एक के बाद एक ऐसे 3 बार बैल छोड़े जाएंगे। लड़का सोचता है ये तो बहुत ही आसान है, मैं कर पाऊंगा। फिर शर्त का दिन आ जाता है। पहली बार दरवाज़ा खुलता है और एक बहुत ही बड़ा सा बैल उससे बाहर आता है और दौड़ने लगता है। लड़का सोचता है ये तो बहुत ही बड़ा बैल है, इसके पीछे भागने में कोई मतलब नहीं, मैं अगला चांस लेता हूँ। फिर वो रुक जाता है और रास्ते से हट जाता है। अब दूसरी बार फिर से दरवाज़ा खुलता है। इस बार तो उससे भी ज़्यादा बड़ा बैल बाहर दौड़ते हुए लड़के की तरफ आ जाता है। लड़का सोचता है नहीं नहीं ये तो बहुत ही बड़ा है, अब मुझे अगले बैल का इंतज़ार करना है। फिर तीसरे बार वापस दरवाज़ा खुलता है। इस बार बहुत ही क्रुश, बहुत ही वीक बैल उसमें से दौड़ के आने लगता है। लड़का बोलता है
यही मेरी अपॉर्चुनिटी है, मैं अब इसकी पूंछ पकड़ लूँगा। लेकिन जब बैल आगे बढ़ता है तब लड़की की नज़र बैल के पूंछ की तरफ जाती है और उसको समझ में आता है इस बैल को पूंछ ही नहीं है। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि लड़के को 3 अवसर मिले थे। उनमें से 2 अवसर ऐसे थे कि लड़के ने अगर प्रयत्न किया होता तो शायद वो सफल हो जाता, लेकिन बिना प्रयत्न किए लड़का सिर्फ वहीं खड़ा रहा। इसकी वजह से वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल इसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ हमारे दरवाजे पे हमेशा दस्तक देती हैं, लेकिन हमारा रवैया, हमारा नज़रिया, हमारी सोच उस अपॉर्चुनिटी को देखने की तरफ जो होती है, उसके वजह से हम उसको अपॉर्चुनिटी के बजाय एक रुकावट की तरह देखने लगते हैं। और जब आपको ये रुकावट है ये महसूस होता है तब आप कोई प्रयत्न नहीं करते। You don't take any actions if you look at an opportunity as an obstacle. इसी के साथ मैं आपको आपके लक्ष्य पाने के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्ते। 2 लकड़हार। एक प्यारा सा छोटा सा गांव था। गांव में नदी थी, पर्वत थे और मेहनत करके रहने वाले सरल सादे लोग भी थे। गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल भी था। उस गांव में हर साल विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करने की परंपरा थी। ये प्रतियोगिताएं अपने अपने काम से संबंधित रहती थी। एक प्रतियोगिता थी लकड़हारों के लिए। प्राथमिक दौर हो जाने के बाद आखिरी दौर के लिए एक बूढ़ा लकड़हार और एक युवा लकड़हार चुने गए। बूढ़े लकड़हार का नाम कोंडाजी था और युवा लकड़हार का नाम सुदाम था। कोंडाजी कुछ थका हुआ लेकिन बहुत अनुभवी था, तो सुदाम एकदम युवा और शक्तिशाली था। इस प्रतियोगिता का नियम बहुत ही सरल था। एक दिन में मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो कोई सबसे लकड़ी तोड़ेगा वो जीतेगा। ऐसी प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता सुबह जल्दी शुरू हो गई। युवा सुदाम पूरे जोश में था। वो जंगल के पास पहुंचा। कोंडाजी भी वहां मौजूद था। वो सुदाम को देखते हुए हल्के से मुस्कुराया और उससे दूर दूसरी दिशा में निकल पड़ा। सुदाम झट से पलटकर उसके सामने के पेड़ पर तुरंत कुल्हाड़ी चलाने लगा। ध्यान देते हुए वो एक के बाद एक ऐसे पेड़ गिराते हुए उनकी लकड़ी तोड़ने लगा। बीच बीच में उसे जंगल की दूसरी ओर से बुढ़े कोंडाजी की कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसी आवाज सुनने पर सुदाम और भी जोश से अपनी कुल्हाड़ चलाने लगता। उसे पूरा भरोसा था कि ये प्रतियोगिता वो ही जीतेगा। बहुत समय बाद आराम करने के विचार से सुदाम थोड़ा रुक गया। तब उसके ये ध्यान में आया कि जंगल की दूसरी ओर कुल्हाड़ी की आवाज नहीं आ रही थी। सुदाम ने हंसते हुए मन में कहा, अच्छा है दादाजी, करो करो, खूब आराम करो। उसे लगा कि वो तो कोंडाजी से कई अधिक शक्तिशाली है। उसका टिकाव और काम करने की क्षमता कोंडाजी से ज्यादा है, इसलिए आराम करने में समय बिताने से अच्छा रहेगा कि वो कुछ और लकड़ी तोड़े। ऐसे करने से वो ही प्रतियोगिता जीतेगा। तो वो फिर एक बार व्यस्त हो गया। आसपास सारे गांव वाले इकट्ठा हो ही गए थे। वे दोनों प्रतियोगियों को एक के बाद एक पुकार रहे थे, ताली बजाकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। जल्द ही सूर्यास्त हो गया। गांव के प्रमुख ने सीटी बजाकर कुल्हाड़ी नीचे रखने का समय घोषित किया। सुदाम को ये पूरा भरोसा था कि निश्चित वो ही विजेता था। उसके सामने ही उसने तोड़ी हुई लकड़ियां का बड़ा सा ढेर पड़ा था। वो बड़े गर्व के साथ सबको देख रहा था। उसने कोंडाजी के सामने लकड़ियों का ढेर कितना है ये भी नहीं देखा। वो सीधे गांव निकल आया। तुरंत ही पुरस्कार समारोह। सुदाम सीधे मंच पर जा खड़ा हुआ। उसे पूरा भरोसा था कि वो विजेता था।
उसके बिल्कुल पीछे ही कोंडाजी खड़ा था। अब सुदाम ने वो कितना थका हुआ है ये देखने के लिए नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोंडाजी कुछ ज्यादा थका हुआ नहीं लगा। सुदाम को थोड़ा आश्चर्य हुआ। जब पुरस्कार की घोषणा की गई तो सुदाम अचंभित हो गया। कोंडाजी जीत गया था। अरे, ये ऐसे कैसे हुआ? वो जल्दी से कोंडाजी से बोला, क्यों जी? मैंने तो सुना कि तुम हर घंटे के बाद आराम कर रहे थे, लेकिन मैं तो पूरा समय एक भी पल बिना रुके कुल्हाड़ी चला रहा था और फिर तुमसे अधिक शक्तिशाली भी हूँ। फिर मैं हार कैसे गया? बूढ़ा कोंडाजी उसकी ओर मुड़ा, हंसा और बोला, हर 1 घंटे बाद मैं आराम कर ही रहा था, लेकिन साथ में हर घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। उस कारण बाकी बचे समय में मैं तुमसे दुगनी लकड़ियां काट पाया। ये सुनते ही सुदाम मन ही मन शर्मिंदा हुआ। वो समझ गया कि उसका दम भी कम पड़ गया था और कुल्हाड़ी की धार भी। बिना रुके काम करना हर बार होशियारी नहीं होती। केवल शक्ति नहीं, अपना लक्ष्य पाने के लिए बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है। ये सुदाम को अब अच्छे से समझ में आ चुका था। मैं अपने लिए वास्तववादी लक्ष्य निश्चित करूंगा या करूंगी। उसे पाने के बाद अच्छा महसूस हो रहा है। नीला को इस बात से नफरत थी। उसका वजन बढ़ रहा था। कल उसने अपनी सहेलियों के साथ सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश की और उसने महसूस किया कि वो हाफ रही थी। उसे सच में ये अच्छा नहीं लगता था। वो जानती थी कि जब से उसने नौकरी शुरू की है, व्यायाम के लिए समय निकालना उसके लिए और भी मुश्किल हो रहा था, जो उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा था। हर बार जब ऐसी कोई घटना घटती तो वो व्यायाम करना शुरू करने का निश्चय करती, परंतु ये हो नहीं पा रहा था। व्यायाम के सिद्धांतों के बारे में अब तक उसे अच्छे से पता चल गया था। वो ये भी जानती थी कि उसमें नियमितता होना जरूरी है। हर दिन कम से कम 5 किलोमीटर चलना या दौड़ना, हर दिन कम से कम 45 मिनट समय देना, स्वास्थ्यकारक भोजन खाना, समय पर खाना। हर बार जब ऐसे ख्याल उसे सताते तो वो व्यायाम शुरू करने का निश्चय करती। अगले सोमवार से या महीने की पहली तारीख से या उसके जन्मदिन से या फिर नए साल की शुरुआत से। लेकिन वे दिन बस आकर निकल जाते। उसका व्यायाम कभी शुरू ही नहीं हो पाता था। वो केवल 45 मिनट नहीं निकाल पाती थी। सुबह जल्दी उठने के ख्याल से भी उसे नफरत थी और अब तो वो नौकरी करती थी और इसीलिए उसे लगता था कि वो एक अच्छी नींद की हकदार है। पर अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था। अब उसके लिए केवल 2 सीढ़ियां बिना हांफते हुए चढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। उसे चिंता सताने लगी। उसने सोचा क्यों ना इंटरनेट की सहायता ली जाए, शायद उनके पास उसकी समस्या का हल हो। सच तो ये था कि वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी सुस्ती की समस्या के बारे में बात करने में शर्मा रही थी। और फिर उसकी नजर एक लेख पर गई जिसमें लिखा था कि छोटे लक्ष्य स्थापित करो, वास्तववादी लक्ष्य, और ऐसे लक्ष्य जिन्हें आप पा सको, न कि चांद तारों को पाने के लक्ष्य। उस लेख में उन्होंने बताया था कि पहले ही प्रयास में कुछ नहीं पाया जा सकता। आपको अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना होगा और फिर उसे निरंतर करते रहने की आदत डालनी होगी। एक बार आपको आदत पड़ जाए तो वही आदत आपसे आगे सब कुछ करवा लेती है। उसने वहाँ ये भी पढ़ा कि यदि आप कोई बात लगातार 21 दिनों तक करते रहते हो तो वो आदत बन जाती है। ये ठीक लग रहा था। उसे पता था कि जरूरत थी हर बात में निरंतरता लाने की।
उसके नौकरी के प्रशिक्षण में भी यही बताया गया था। अब उसे उसका सही मतलब समझ आ रहा था। फिर उसने अपना प्रतिदिन 5 किलोमीटर चलने के लक्ष्य को छोड़ने का फैसला किया। उसने लक्ष्य को बदलकर हर रोज चलना ऐसा बना दिया। उसने तय किया कि अगर वो शुरू में 15 मिनट भी चल पाई फिर भी ठीक था। ये एक वास्तववादी लक्ष्य था, उसने सोचा, और वो मन ही मन मुस्कुराई। इसीलिए उसने अपने जूते निकाले। वो जूते, ट्रैक पैंट और जैकेट उसने पिछले साल खरीदे थे जब उसने चलना तय किया था। 1 साल ऐसे ही गुजर गया था और वो उन्हें पहन नहीं पाई थी। उसने अपने बाथरूम में आईने के पास 21 रेखाएं बनाई। वो नहीं चाहती थी कि कहीं वो असफल रही तो दुनिया जाने। पहले दिन वो लगभग 1 किलोमीटर चली और वापस आ गई। उसने 21 रेखाओं में से एक काट दी। फिर अगले दिन भी वो चली और तीसरे और चौथे। उसे बाथरूम की उन रेखाओं को काटना अच्छा लग रहा था। उसे अपना राज अपने साथ ही बांटते हुए खुशी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे 5 दिनों बाद उसकी आंख अलार्म से पहले ही खुलने लगी और उसने महसूस किया कि उसकी अनिच्छा कम होती जा रही थी। वो बिस्तर से कूद पड़ती। वो अपने आप से मुस्कुराई। उसे याद आया कि कैसे पहले दिन अपने आप को चद्दर निकालना इतना समय ले रहा था। अनजाने में ही उसकी चाल में एक उछाल सी आ गई थी। अपने सहकर्मी को, जो कुछ अंतर पर बैठा है, अपनी कुर्सी से उठकर कुछ कागज देने के लिए जाने में कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। पहले यही काम कोई और करे तो अच्छा, ये सोचकर वो रुकती थी। जैसे ही 15वां दिन नजदीक आ गया, वो 4 किलोमीटर चल पा रही थी, वो भी किसी शिकायत के बिना। और वो रोमांचित हो गई। और जैसे वो आगे बढ़ती गई, रेखा मिटाना एक रोजमर्रा का काम सा हो गया और धीरे धीरे उस काम में अपना महत्व खो दिया। वो जागती, बिस्तर से उठती और चलना शुरू करती। वास्तव में उसे अब ये अच्छा लगने लगा था और इसके अलावा वो अपने आप से खुश थी और इसी कारण तो सारा फर्क महसूस हो रहा था। ये भावना कि मैंने कर दिया, यही सारा फर्क महसूस कराती है। अब वो अपनी सहेलियों को ये बताने के लिए उत्सुक थी कि उसने ये कैसे किया। 1 महीने बाद वे सब उसे आश्चर्य से देखते रहे और उन्होंने कहा कि तुमने सच में कुछ वजन घटाया है। सहेलियों द्वारा की गई इस प्रशंसा से उसे और भी ज्यादा प्रोत्साहित किया। फिर उसने अपना 21 दिनों का राज बताया और उन्हें भी इसका प्रयोग करने को कहा। उसने अपनी बात ये कहकर समाप्त की कि आजकल उसे चलना पसंद है और वो काम के अन्य क्षेत्रों में भी 21 का नियम लागू करना चाहती है। Always write down all the things you may feel are important. Recording your work and list of things to do and extra information in your diary is an important method of being an effective performer. Papers can get lost or their order may go wrong. Diaries with dates also help the record to be chronological.